तो संविधान के अंतर्गत आज हम लोग भाग 5 संघीय कार्यपालिका, जिसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक, ये देखने वाले हैं आज भाग 5 संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका क्या देखने वाले हैं आज भाग 5 में? क्या है तो संघीय कार्यपालिका भाग 5 क्या है जी? भाग 5 में तो संघीय कार्यपालिका क्या है तो संघीय कार्यपालिका, जिसके लिए आर्टिकल है या अनुच्छेद है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। कहां तक है तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक। संघीय कार्यपालिका का निर्माण या कौन कौन से तत्व से मिलकर संघीय कार्यपालिका का निर्माण होता है, ये देखना है अभी। ये देखना है कि संघीय कार्यपालिका का निर्माण कौन कौन से तत्व से मिलकर संघीय कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो उस तत्व को देख लेते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं जो मिलकर संघीय कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले है हमारे पास राष्ट्रपति। क्या है तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। उसके बाद है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद है वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद है फिर प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के बाद है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बाद है हमारा राष्ट्र महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। इन सभी तत्वों से मिलकर संघीय कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। संघीय कार्यपालिका का निर्माण कौन कौन से तत्व से मिलकर होता है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इन सभी तत्वों से मिलकर संघीय कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। क्लियर है? अब इसी में आगे देखते हैं हम राष्ट्रपति। कौन से? राष्ट्रपति। कि राष्ट्रपति देश की सत्ता का संचालन कैसे करते हैं। तो राष्ट्रपति देश की सत्ता का संचालन संसद के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं तो संसद के माध्यम से करते हैं। इसी में आगे देखना है कि भारत में, इसी में आगे हमारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली, भारत में संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है। क्या है तो विद्यमान है। क्यों? क्योंकि संसद के माध्यम से ही राष्ट्रपति देश की सत्ता का संचालन करते हैं। और संसद किन किन से मिलकर बनता है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर क्या बनता है? संसद का निर्माण होता है। क्लियर है यहां तक? इसी के माध्यम से या इसी के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत या जिसके अंतर्गत देश की सत्ता का संचालन, देश की सत्ता का संचालन किया जाता है। इसी के अंतर्गत या इसी के माध्यम से देश की सत्ता का संचालन किया जाता है। किसके माध्यम से तो संसद के माध्यम से। किसके माध्यम से तो जी? संसद के माध्यम से। क्लियर है? इसी में आगे देखेंगे हम इसको कहां से ग्रहण किए हैं कि देश में संसद के माध्यम से सत्ता का संचालन होना चाहिए। तो हमने इसे कहां से ग्रहण किए? हमने इसे ग्रहण किए हैं ब्रिटेन से। कहां से किए तो ब्रिटेन से ग्रहण किए। कहां से किए हैं तो जिसको ग्रहण ब्रिटेन से किए हैं। कहां से ग्रहण किए थे इसको? ब्रिटेन से इसको ग्रहण किए हैं। यहां तक क्लियर है? इसी में आगे आते हैं संसदीय शासन प्रणाली को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भाग में। इसी में आगे देखेंगे हम कि संसदीय शासन प्रणाली को हम कितने भाग में बांटेंगे? दो भाग में बांटेंगे। अब इसी में देखेंगे कौन कौन है इसमें। एक होगा हमारा नाम मात्र प्रमुख, दूसरा हो जाएगा हमारा वास्तविक प्रमुख। क्या हो जाएगा? हमारा नाम मात्र प्रमुख और दूसरा वास्तविक प्रमुख। क्लियर है? क्या देखेंगे इसमें? नाम मात्र प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। कितने भाग है तो इसको? दो भाग हैं। कौन कौन से? नाम मात्र प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख
और एक हमारा है कौन सा, वास्तविक प्रमुख। कौन सा है तो वास्तविक प्रमुख। क्लियर है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होगा हमारा। राष्ट्रपति क्या होगा जाए यहाँ पे, नाम मात्र का प्रमुख कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ये हमारा हो जाएगा नाम मात्र का प्रमुख। नाम मात्र का प्रमुख कौन है तो राष्ट्रपति। अब इसी में देखेंगे वास्तविक प्रमुख। क्या देखना है तो वास्तविक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख हो जाएगा हमारा मंत्री परिषद। क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जिसका नेतृत्व, मंत्री परिषद का नेतृत्व या बोल सकते हैं अध्यक्ष कौन करते हैं इसका नेतृत्व, या फिर बोल सकते हैं इसी में इसका अध्यक्ष कौन करेगा तो प्रधानमंत्री। प्रधान प्राइम मिनिस्टर, प्रधान मंत्री कौन करते हैं तो जी प्रधानमंत्री। क्लियर है। पहले देखें हमने क्या, संघ की कार्यपालिका आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक है, जिसमें संघ की कार्यपालिका 5 तत्वों से मिलकर बनता है। कौन कौन से तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। क्लियर है। इसमें आगे देख रहे हैं हम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है, जिसके अंतर्गत देश की सत्ता का संचालन किया जाता है, या इसी के अंतर्गत देश की सत्ता का संचालन किया जाता है। अब इसी में देख रहे हैं कि संसदीय शासन प्रणाली को हम दो भागों में बांटे। कौन कौन से तो पहला है नाम मात्र प्रमुख, दूसरा कौन है तो वास्तविक प्रमुख। नाम मात्र का प्रमुख कौन है तो हमारा राष्ट्रपति है, और वास्तविक प्रमुख कौन है यहाँ पे तो कौन है तो जी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, लेकिन उसका नेतृत्व या उसका अध्यक्ष कौन कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री। कौन कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री। इसी के साथ हम आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, इसका और अन्य नाम देख लेते हैं। इसे क्या देख लेते हैं हम, अन्य नाम। किसका तो राष्ट्रपति का। ये तो हो ही गया है कि नाम मात्र प्रमुख है। वास्तविक प्रमुख कौन है हमारा मंत्री परिषद, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन है तो प्रधानमंत्री। हालांकि बताया गया कि सभी शासन की सभी सत्ता का संचालन किसके माध्यम से होगा, राष्ट्रपति के माध्यम से होगा, संसद के माध्यम से किया जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति यहाँ पे क्या हो गया, वास्तविक प्रमुख है क्या, नहीं, नाम मात्र का प्रमुख हो गया ना, नाम मात्र का प्रमुख हो गया। कहीं देखे होंगे कि जितना भी दौरा हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, पीएम करते हैं, उतना राष्ट्रपति करते हैं क्या। जो भी बैठक में निर्णय लेना रहता है, कौन ले रहे हैं वहां पे निर्णय तो प्रधानमंत्री लेते हैं, ना कि राष्ट्रपति। क्लियर है। कौन ले रहे हैं यहाँ पे, मंत्री परिषद के साथ मिलकर लेते हैं ना, अध्यक्ष कौन कर लेते हैं उसका प्रधानमंत्री, लेकिन निर्णय कौन ले रहे हैं यहाँ पे मंत्री परिषद। क्लियर है यहां तक। इसी में आगे देखते हैं हम कि राष्ट्रपति का अन्य नाम क्या क्या है। इसमें अन्य नाम हो जाएगा इसका रबड़ का स्टाम्प। रबड़ का स्टाम्प क्या हो जाएगा, रबड़ का स्टाम्प। संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख क्या क्या हो जाएगा, देखो रबड़ का स्टाम्प, संवैधानिक प्रमुख। इसके आगे हो जाएगा कार्यपालिका प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख। सेना प्रमुख, सेना प्रमुख। रबड़ का स्टाम्प, संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख, सेना प्रमुख। संसदीय शासन, संसदीय शासन प्रमुख आदि। क्या क्या हो जाएगा इसका नाम, रबड़ के स्टाम्प, संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख, सेना प्रमुख, संसदीय शासन प्रमुख और देश का प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक और भी है। क्लियर है। तो इसमें ये राष्ट्रपति के अन्य नाम हो गए। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट। चलो इतना पहले नोट करो। फिर तो संघीय कार्यपालिका समझ आया, कौन कौन से तत्व से मिलकर बना है, कौन इसके प्रमुख है, कौन इसके वास्तविक प्रमुख है और कौन इसके नाम मात्र प्रमुख है। क्लियर है यहां तक। अब इसी में देखेंगे आर्टिकल नंबर 52। आगे स्टार्ट करेंगे अब आर्टिकल नंबर 52, अनुच्छेद नंबर 52। कौन सा 52, इसमें है राष्ट्रपति का पद। क्या है तो आर्टिकल नंबर 52 में क्या है तो जी राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल नंबर 52 में क्या है तो राष्ट्रपति का पद। इसमें क्या प्रावधान है देखते हैं। इसमें भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, भारत में राष्ट्रपति का पद होगा जो देश की
सर्वोच्च पद होगा। क्लियर है, भारत में राष्ट्रपति का पद होगा जो देश का सर्वोच्च पद होगा। मतलब देश का प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक कौन है तो राष्ट्रपति है। कौन है तो राष्ट्रपति। और भारत में राष्ट्रपति का पद हो गया। राष्ट्रपति का पद हमने कहां से ग्रहण किया? इसको राष्ट्रपति का पद हमने कहां से ग्रहण किए हैं? तो हमने इसको ग्रहण किए हैं अमेरिका से। कहां से किए हैं तो जी अमेरिका से। ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 का संबंध है हमारा राष्ट्रपति का पद। भारत में राष्ट्रपति का पद होगा जो देश का सर्वोच्च पद है। जो देश का क्या होगा? सर्वोच्च पद होगा। वह भारत का प्रथम व्यक्ति होगा, प्रथम नागरिक होगा। ये आर्टिकल नंबर कौन से में तो 52 में है। और इसे हमने कहां से ग्रहण किया है? चुराए कहां से तो अमेरिका से चुरा है इसको। कहां से? अमेरिका से। कि भारत में भी क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति होना चाहिए। क्लियर है। अब इसी में आगे देखेंगे आर्टिकल नंबर 53। क्या देखने वाले हैं हम इसमें आगे? आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 का संबंध है हमारा, इसी में आगे देख रहे हैं हम लोग कौन सा? आर्टिकल 53A। क्या देखने वाले हैं? आर्टिकल 53(1). आर्टिकल 53(1) देखने वाले हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। क्या होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब जितने भी कामकाज किए जाएंगे वो किसके माध्यम से होगा? राष्ट्रपति के नाम के माध्यम से होगा। क्लियर है। क्या बोला है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जितने भी संघ में कार्य किए जाएंगे या करना होगा, कराना होगा, वो किसके नाम से होगा? तो राष्ट्रपति के नाम से होगा। किसके नाम से होगा? तो जी राष्ट्रपति के नाम से होगा। क्लियर है। जिसका प्रयोग, इसी में आगे है, जिसका प्रयोग, ये जो शक्ति का प्रयोग है ना, जिसका प्रयोग वह स्वयं मतलब खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। क्लियर है यहां तक। जो उनको शक्ति मिली है वह स्वयं कर सकते हैं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उसका संचालन किया जाएगा, वो कार्य किया जाएगा। क्लियर है यहां तक। ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 53(1). इसी में आगे देखते हैं 53(2). इसी में आगे क्या है हमारा? आर्टिकल नंबर 53(2) है। आर्टिकल 53(2) रक्षा बलों का प्रमुख है। इसका संबंध किससे है? तो रक्षा बलों का प्रमुख, जितने भी हमारे रक्षा बल होंगे, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ठीक, इन सब के क्या होंगे? प्रमुख होंगे। कौन कौन से हमारे पास? थल सेना और वायु सेना, और कौन से? तो जल सेना। ठीक है। इन सब के क्या होंगे? प्रमुख होंगे। कौन होंगे? तो राष्ट्रपति। इन सब के क्या होंगे? प्रमुख कौन होंगे? तो राष्ट्रपति प्रमुख होंगे। कौन होंगे? तो जी राष्ट्रपति इनके क्या होंगे? प्रमुख होंगे। क्लियर है। तो ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 52 और 53। आर्टिकल नंबर 52 का संबंध है हमारा राष्ट्रपति के पद। भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, यह देश का सर्वोच्च पद होगा। हमने कहां से ग्रहण किया इसको? तो अमेरिका से ग्रहण किया। आर्टिकल नंबर 53(1) का संबंध है हमारा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। क्लियर है। इसी में आगे आर्टिकल नंबर 53(2) रक्षा बलों का प्रमुख। जितने भी भारत में रक्षा बल है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, जितने भी रक्षा बल है, हमारे सुरक्षा बल है, उन सबके क्या होंगे? वो प्रमुख होंगे। कौन? राष्ट्रपति। ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 52 और 53। क्लियर है। इतना नोट करो पहले। तो हम लोग ने आर्टिकल नंबर 52 और आर्टिकल नंबर 53 देख लिए। सभी को समझ आया आर्टिकल नंबर 52 और आर्टिकल नंबर 53? क्लियर है। अब इसी में आगे देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 54। क्या देखने वाले हैं? अनुच्छेद नंबर
54 या आर्टिकल नंबर 54, जिसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है जी आर्टिकल नंबर 54 में तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। और राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से तो निर्वाचक मंडल के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब ये निर्वाचक मंडल कौन कौन से तत्व से मिलकर बनता है ये भी देख लेते हैं अभी इसी में। निर्वाचक मंडल कौन कौन से तत्व से मिलकर निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं। क्लियर है। तो इसमें है पहला है हमारा लोकसभा का निर्वाचित सदस्य। कौन है तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य। मैंने यहाँ पे निर्वाचित सदस्य बोला हूं न कि मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पे कौन लोग होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत कर आए होंगे, जिसको हमने चुना है। क्लियर है। वो क्या होंगे लोकसभा की निर्वाचित सदस्य। इसी में आगे देखते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यहां भी कौन होंगे राज्यसभा में वो भी होंगे कौन तो निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इसी में आगे हैं राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानमंडल के मतलब कौन होंगे जो हमारे विधायक होंगे वो। ठीक है। जो हमने चुना है विधानसभा विधायक के रूप में, जिसको हमने चुना है वो कौन होंगे हमारे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसी में आगे आते हैं अब चौथा है हमारा दिल्ली पांडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली पांडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है। इसी में देखना दिल्ली और पांडुचेरी क्या है हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर क्या है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन दिल्ली और पांडुचेरी में क्या है विधानसभा है। क्या है विधानसभा है। और विधानसभा में देखो राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, मतलब यहाँ भी अभी चुनाव हुआ है हाल ही में, देखे होंगे आप लोग ने। ठीक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव देखे होंगे ना, वहां के मुख्यमंत्री कौन है तभी। क्लियर सबको समझ आया है। तो ये यहाँ पे इसको जोड़ा गया है 70वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, 70वां संविधान संशोधन करके। कब तो 1992 में। कब हुआ तो 1992 में। किसको तो जी दिल्ली और पांडुचेरी को। किसको तो दिल्ली और पांडुचेरी को। क्लियर है। और जम्मू कश्मीर को जोड़ा है 2019 के बाद। कब जोड़ा है तो 2019 के बाद। क्लियर है। यहां तक क्लियर है। अभी देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर अभी पहलगाम हमला हुआ उस पर, वहां पे सीएम कौन है तो देखे होंगे इसके बारे में। क्लियर है। कौन कौन भाग ले रहे थे इसमें निर्वाचक मंडल में। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य न कि मनोनीत सदस्य। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य न कि यहाँ भी मनोनीत सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य न कि यहाँ भी क्या मनोनीत सदस्य। जैसे कि लोकसभा में कई सदस्य ऐसे होते हैं जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्य विधानसभा में ऐसे होते हैं जहां पे भी उसको मनोनीत किया जाता है। विधानसभा में भी कुछ विधायक को मनोनीत किया जाता है। क्लियर है। उसी तरह आते हैं कि हाँ दिल्ली पांडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य। यहां तक क्लियर है। अब इसी में देखते हैं कौन कौन यहाँ भाग नहीं लेते। ये तो भाग ले रहे हैं उनका है, और कौन कौन है जो निर्वाचन में भाग नहीं ले रहे हैं, निर्वाचन में भाग नहीं लेने वाले। ठीक है। इसमें तो जी निर्वाचन में किसके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेने वाले कौन कौन हो जी बताओ जी। कौन कौन हो सकते हैं। जितने भी हमारे मनोनीत सदस्य होंगे, चाहे वह लोकसभा से हो चाहे वह राज्यसभा से हो। ठीक है। तो क्या हो जाएंगे मनोनीत सदस्य। जितने भी हमारे क्या है मनोनीत क्या होंगे सदस्य होंगे मनोनीत सदस्य। साथ साथ यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य।
केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य जहां जहां विधान सभा जहां विधानसभा अनुपस्थित हुआ, विधानसभा नहीं है। ठीक है, दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। जहां विधानसभा है वहां के सदस्य को क्या लिया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव डालने में, वोट डालने में उसको क्या है उसका सहयोग है। क्या है तो सहयोग। क्लियर, वोट डाल सकता है। क्लियर है यहाँ तक किसी को डाउट? और साथ में याद रखना हमको, जितने भी हमारे क्या है मनुष्य सदस्य हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो और राज्य विधानसभा का, जितने भी हमारे क्या होंगे मनोनीत सदस्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी सदस्य जहां पे विधानसभा अनुपस्थित हो, ठीक, इन लोग क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। यहां तक क्लियर है। इसी में आगे देखते हैं अब कि इसके लिए नामांकन अगर फॉर्म डालने जा रहे हैं, नामांकन फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कितने इसके लिए अनुमोदक होने चाहिए और कितनी इसकी जमानत राशि होनी चाहिए। नामांकन भरने अगर जा रहे हैं तो इसके लिए राष्ट्रपति के पद के लिए तो कितने इसकी प्रस्तावक होने चाहिए, बताओ जी। प्रस्तावक कितने होने चाहिए इसके लिए? तो इसके लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए। कितने? 50 प्रस्तावक होने चाहिए। और अनुमोदक या इसी को बोलेंगे समर्थक, कितने होने चाहिए? 50 प्रस्तावक कितने होने चाहिए? 50। अनुमोदक या समर्थक कितने होने चाहिए? तो 50। और साथ साथ इसे याद रखना, जमानत राशि कितनी? जमानत राशि ये होनी चाहिए 15,000 रुपए। कितने? तो 15,000 रुपए। कितने तो जी? 15,000 रुपए। क्लियर है। तो ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 का संबंध किससे? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य, इन सब मिलकर क्या करते हैं, लोकसभा का राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये रहा हमारा कौन सा? राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 54। क्लियर है। और राष्ट्रपति के नामांकन में अगर जा रहे हो तो कितने इसके प्रस्तावक होने चाहिए नामांकन के लिए? तो 50। अनुमोदक कितने होने चाहिए? तो 50। और जमानत राशि, सिक्योरिटीज डिपॉजिट कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 15,000 रुपए। कितने? तो 15,000 रुपए। इस तरह से हमारा आर्टिकल नंबर 54 कंप्लीट। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट यहां तक? नहीं? चलो फिर नोट करो इतना। यहां तक क्लियर है? आर्टिकल नंबर 52, 53, 54 सभी को समझ आया? अब इसी में आगे देखने वाले हम आर्टिकल नंबर 55। कौन सा? तो आर्टिकल नंबर 55 या अनुच्छेद नंबर 55। ठीक है, इसमें है निर्वाचन की प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 55 का संबंध किससे? तो निर्वाचन की प्रक्रिया किसकी? तो राष्ट्रपति। किसकी? तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की क्या देखने वाले हैं? प्रक्रिया। क्लियर है? अच्छा ये बताओ कि आप लोग ने विधायक के लिए वोट डाले हो, विधायक का चुनाव किए होगा, ठीक है। सांसद के लिए वोट डाले हो, सांसद का चुनाव किए हो, लेकिन कभी भी क्या राष्ट्रपति के लिए वोट डाले हो या उसका चुनाव किए हो? क्या नहीं किए हो? हम राष्ट्रपति का चुनाव क्या प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं? नहीं, लेकिन विधायक और सांसद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन राष्ट्रपति का नहीं। तो इसका चुनाव कैसा होगा? तो अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? तो जी अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? तो अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? प्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष कैसा हुआ? समझ आया है कि हम लोग उसका चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, लेकिन विधायक और सांसद के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। और विधायक और सांसद ही हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। वह हमारा क्या करते हैं? विधायक और सांसद हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? वह हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष। कैसा हुआ? तो अप्रत्यक्ष हुआ। इसी में है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। क्लियर है? कैसे कैसे? तो अप्रत्यक्ष होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल सक्रिय मत तथा गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्लियर है? और हमने इसे कहां से ग्रहण की है?
किस टाइप से चुनाव होना चाहिए, अप्रत्यक्ष होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए, एकल होना चाहिए, गुप्त मतदान के द्वारा होना चाहिए, ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है, कहाँ से इसको चुराए हैं, बताओ जी, कहाँ से ग्रहण किए हैं इसको? तो हमने इसको ग्रहण किए हैं आयरलैंड से। कहाँ से ग्रहण किए हैं? तो आयरलैंड से। कहाँ से इसको ग्रहण किए हैं? तो जी आयरलैंड से। क्लियर है? इसी में आगे हैं कुल वैध मत का 50% प्लस 1 वोट। कुल वैध मत का 50 प्लस 1% वोट। और क्या होना चाहिए इसमें? वैधता क्रम होगा। कैसा होगा? तो वैधता क्रम के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया हो, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्लियर है? कुल वैध मत कितना होना चाहिए इसके पास? 50% प्लस 1 होना चाहिए। 50% प्लस 1। अगर आपके पास कितना है? 300 वोट है। टोटल कितने वोट है यहाँ पे? 300 वोट है, तो 300 का आधा कितना होगा? 150 प्लस 1 होना चाहिए। अगर 500 तो 250 प्लस 1 होना चाहिए। क्लियर है? तब क्या जाएगा? वहाँ राष्ट्रपति का चुन सकते हैं। क्लियर? क्लियर है? इसी में आगे देखेंगे हम कि एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है और सांसद का मत मूल्य कितना होता है। किसके लिए? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। यही हुआ ना हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? हमारा कौन कर रहा है? तो विधायक करेंगे और सांसद करेंगे, लेकिन इसका मत मूल्य कितना होगा ये देखना है। तभी तो लिखा अप्रत्यक्ष, पता चल गया कि अप्रत्यक्ष कैसा होता है, अनुपातिक कैसा होगा, ये भी देख लेते हैं। क्लियर है? लेकिन इसी में देखेंगे विधायक का मत मूल्य। क्या देखेंगे? विधायक का मत मूल्य। विधायक का क्या देख रहे हैं हम? मत मूल्य। क्या देख रहे हैं? तो जी विधायक का मत मूल्य देख रहे हैं। इसका तो विधायक का मत मूल्य। विधायक के मत मूल्य के लिए है राज्य की कुल जनसंख्या। क्या है? तो राज्य की कुल जनसंख्या। क्या है? तो राज्य की कुल जनसंख्या। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है। और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद बटन क्या आ जाएगा? राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य कौन होंगे? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भागित 1000। इतना तो 1000। क्लियर है? यहां तक कैसे होगा? राज्य की कुल जनसंख्या, छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ठीक है, वहां पे छत्तीसगढ़ राज्य के कितने विधायक है? कुल विधायक कितने हैं? तो 90। उसको क्या करना है? छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या जितनी है वहां पे लिखना, नीचे में क्या रहेगा? 90 में, फिर नीचे में 90 रहेगा। उसके बाद क्या करना है? यहाँ से 1000 से भाग देना, तो हमारा एक विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा। एक विधायक का हमारा मत मूल्य निकल जाएगा। उसी तरह हम देखने वाले हैं संसद का मत मूल्य। किसका? तो सांसद का मत मूल्य देखने वाला है। किसका देखने वाला है? दूसरा हमारा क्या है? तो सांसद है। तो हम क्या देखने वाले हैं अभी? सांसद का मत मूल्य। सांसद का मत मूल्य। सांसद का मत मूल्य के, एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है। हमने विधायक का मत मूल्य देख लिया कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालना है, कितने के आधार पर निकालना है। क्लियर है? अब क्या देखने वाले हैं? सांसद का मत मूल्य। क्या देखने वाले हैं? तो जी सांसद का मत मूल्य। ठीक है। इसमें है समस्त विधायकों का कुल योग। क्या है? तो समस्त विधायकों के मत मूल्य का, समस्त विधायकों के मत मूल्य का योग, समस्त विधायकों के मत मूल्य का योग बटा सांसद का निर्वाचित सदस्य। संसद का निर्वाचित सदस्य। आया समझ में? कैसे? तो समस्त विधायकों के मत मूल्य का योग, सभी विधायक का टोटल कितने विधायक होंगे? समस्त। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? संसद का निर्वाचित सदस्य। संसद का निर्वाचित सदस्य, तो हमारा एक संसद का मत मूल्य निकल जाएगा। हमारा एक संसद क्या निकल जाएगा? मत मूल्य निकल जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अब इसी में देखेंगे ये चुनाव का आधार कहां से आया, कैसे होता है ये। ठीक है। इस तरह से चुनाव होना चाहिए। इसका आधार क्या है? चुनाव का आधार, इसका आधार कहां से आया? इसका आधार आया कब? 1971 की जनगणना से। 1971 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, के अनुसार होता है। और ये कब तक चलेगा? तो 2026 तक, 2026 तक चलेगी। ऐसी चुनाव होना चाहिए। इसके मत मूल्य के हिसाब से होगा। कब तक चलेगा? तो ये जी
2026 तक। कब तक चलेगा? तो ये 2026 तक। यहां तक क्लियर है। और इसको हमने कहां से जोड़े हैं? कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़े हैं? तो इसको जोड़े हैं 84वां संविधान संशोधन, 84वां नंबर का क्या हुआ हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ कब? 2001 में। तब इसको जोड़े हैं। किस तरह से क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए राष्ट्रपति का, आधार इस तरह से होना चाहिए करके। क्लियर है? ये रहा हमारा राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, कैसे इसका निर्वाचन किया जाता है। अब इसी में देखेंगे हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कैसा होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कैसा होगा? क्लियर है? हमने इसको भी देख लिए। प्रतिनिधित्व एकल देख लिए हमने, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में देख लिए, कैसे निकाल रहे हैं हम लोग एक अनुपातिक का, ठीक है। अब क्या देखने वाले हैं हम लोग? एकल संक्रमणीय। क्या देखेंगे? एकल संक्रमणीय। क्लियर है? चलो पहले इतना नोट कर लो। क्लियर है? अब इसी के आगे हम देखने वाले हैं एकल संक्रमणीय मत। क्या देखने वाले हैं? एकल संक्रमणीय मत। क्या देखने वाले हैं तो जी? एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, समझो इसको, ठीक है। मैं ले लेता हूं उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4, ठीक। ए को कितने लोग 1 नंबर पर देखना चाहते हैं, बी के कितने लोग 2 नंबर पर देखना चाहते हैं, सी को कितने लोग 3 नंबर पर देखना चाहते हैं और डी को कितने लोग 4 नंबर पर देखना चाहते हैं। ये इसकी वैधता का क्रम रहता है कि ए को कितने लोग पसंद करते हैं, बी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, सी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 4 को कितने पसंद कर रहे हैं। क्लियर है? इस तरह से इसका वैधता क्रम भरा जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लेते हैं मैं यहाँ पे कितने 500 वोट है। कितना? 500 वोट मैं माना हूं ना, ठीक है। कितना वोट माना हूं मैं? 500 वोट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो 543 है लेकिन मैं 500 मान के चल रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? अब ए को यहाँ पे देखने वाले हैं कितने लोग? 500 में 200 लोग देखने वाले हैं ए को 1 नंबर पर होना चाहिए करके। उसी तरह बी को देखने वाले हैं 100 लोग कि यहाँ 1 नंबर पर होना चाहिए करके। सी को उसी तरह देखना चाहिए कि यहाँ भी 1 नंबर पर होना चाहिए कि 100 लोग हैं। वैसे डी को भी देख रहे हैं कितने लोग? 100 लोग की यहाँ डी को भी 1 नंबर पर होना चाहिए करके, ठीक। लेकिन यहाँ पे ज्यादा किसको मिला? तो ए को मिला है। अब इसी में देखा जाएगा, ए तो हो गया ए की बात, बी की बात, सी की बात, डी की बात। अब इसी में फिर से देखा जाएगा कि बी को पसंद करने वाले कितने ए को पसंद कर रहे हैं, या सी को पसंद करने वाले कितने ए को पसंद कर रहे हैं, डी को पसंद करने वाले कितने ए को पसंद कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पसंद कर रहे हैं बाय द वे 150 लोग। कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 150 लोग। क्लियर है? अब सेकंड फर्स्ट वृत्त भरा गया ये हिसाब से। अब सेकंड वृत्त ये आया फर्स्ट, ठीक। अब ये सेकंड वृत्त आया सेकंड, ठीक। फर्स्ट आया, सेकंड आया। अब क्या हो जाए? यहाँ पे 150 लेता हूँ मान के चलो, ठीक। अब यहाँ भी मैं लेता हूँ 150, सॉरी 100, यहाँ भी लेता हूँ मैं 100। तो इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक। अब इसमें देखा जाएगा कि यहाँ पे दोनों को मत मूल्य वोट गिना जाएगा, कितना होगा। इन दोनों को जोड़ने के पर कितना हो जाएगा बताओ जी? 0 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना? 350 वोट इसको मिल गया, ठीक। किसको? तो ए को। किसको? तो जी ए को। और इसको कितना मिल जाएगा बताओ फिर? 250 वोट। कितना वोट मिलेगा इसको? 250 वोट। कितना वोट? तो 250 वोट, ठीक है। और इससे इसको कितना मिल जाएगा? तो 200 वोट और इसको भी 200 वोट। तो इस तरह से हमारा 50+1 कौन लाया? तो ए लाया। कितना लाया? 350 वोट। इस तरह से इसको हम प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति चुन सकते हैं, हमारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस तरह से इसका चुनाव होता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? किसी को डाउट? कैसे भरना समझ आया? वैसे क्रम कैसे हुआ?